हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इसके ऊपर 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। इसके 4 पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि 1950 से 1990 के अंदर भारत सरकार ने कृषि और उद्योगों के लिए क्या रणनीतियां अपनाई और कैसे कृषि और उद्योगों में भारत को पुनर्जीवित करा। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यापार के ऊपर। ठीक है कि भारत ने व्यापार के लिए क्या रणनीतियां यानी विदेशी व्यापार के लिए क्या रणनीतियां अपनाई थी 1950 से 1990 में। थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। 1947 तक भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार था अंग्रेजों का। ठीक है, हम क्या करते थे, ब्रिटेन को सारा कच्चा माल अपना बेच दिया करते थे और वहां से हम लोग तैयार माल खरीदा करते थे। कुल मिलाकर 1947 तक भारत तैयार माल का आयातक था और कच्चे माल का निर्यातक था। तो ऐसी कंडीशन में हमारा देश आजाद हुआ। तो 1950 से 1990 में भारत सरकार ने क्या कदम उठाया जिसकी वजह से आज इस पीरियड में भारत सरकार ने क्या रणनीतियां अपनाई कि आज जो हमारा भारत है वो 190 देशों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है और आज बहुत बड़े लेवल पर हम तैयार माल को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से हो पाया? ये इस पीरियड में अपनाए गए रणनीतियों की वजह से हो पाया। तो आइए जरा समझते हैं कि इस पीरियड में अपनाई गई रणनीतियां क्या क्या थी। तो विदेशी व्यापार 1950 से 1990 ये हमारा टॉपिक है आज का कि विदेशी व्यापार में 1950 से 1990 में भारत सरकार की क्या रणनीतियां रही। औद्योगिक विकास के प्रयासों को पूर्णतः भारत के लिए 1950 से 1990 की अवधि के दौरान भारत ने आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को अपनाया। इसे आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति भी कहते हैं। भारत ने क्या रणनीति अपनाई? आयात प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाई और आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को ही हम लोग आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति कहते हैं। अभी आयात प्रतिस्थापन क्या है थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं। आयात प्रतिस्थापन ने सरकार ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि जो सामान हम विदेशों से मंगवाते हैं उसे अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश करो। इसी को हम लोग कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। अगर इससे क्या होगा, अगर जो सामान हम बाहर से मंगवाते हैं अगर हम अपने देश में उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश के अंदर फैक्ट्री, कारखाने, हमारे देश में कंपनियां, इन सब चीजों की स्थापना होगी और बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार मिलेगा और हम अपना कच्चा माल हम खुद ही इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा कच्चा माल विदेशों में बिकने के लिए नहीं जाएगा। तो ये सरकार का एक तरीके से जो था ये आयात प्रतिस्थापन के पीछे ये रणनीति थी सरकार की। ठीक है, इसके अंदर सरकार ने आयातों को रोकने की कोशिश करी और निर्यातों को कुछ हद तक खुला छोड़ा। ठीक है, निर्यातों पर इतना लगाम नहीं लगाया, यानी कि सरकार ने इंपोर्ट को, आयात को रोकने की बहुत ज्यादा सरकार ने क्या करी, कोशिश करी आयात प्रतिस्थापन के अंदर। आइए जरा समझते हैं आयात प्रतिस्थापन यानी जैसे हम लोग आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के नाम से भी जानते हैं, इसमें सरकार ने क्या क्या करा। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय देश के भीतर उन वस्तुओं के उत्पादन से है जिनका आयात देश शेष विश्व से करता है। यानी जो सामान आप विदेशों से मंगवाते हो भाई उसको अपने देश में ही बनाओ। ऐसा क्यों करा गया? इस नीति का उद्देश्य आयात को प्रतिबंधित करके यानी सरकार आयात को रोककर विदेशी विनिमय की बचत करना चाहता था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विदेशी विनिमय की सरकार बचत कैसे करना चाहता था और ये विदेशी विनिमय क्या है। 1947 तक हमारे देश के अंदर कोई भी व्यापार नहीं था और आजादी के बाद व्यापार के अभाव की वजह से हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत तो थी। हमें कपड़ा चाहिए था, हमें अनाज चाहिए था, हमें फर्नीचर चाहिए था, हमें उद्योगों की स्थापना के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत थी। लेकिन उन चीजों को खरीदे कहां से? क्योंकि हमारे देश में तो उद्योग अवेलेबल नहीं है, हमारे देश में तो चीजें बनाई नहीं जा रही, फैक्ट्री और कारखाने हैं नहीं। तो ये चीजें हमारे पास कहां से आएंगी? तो ये चीजें हमें मंगवानी पड़ती थी कहां से? विदेशों से। अब जब ये चीजें हमें विदेशों से हमारे पास आती थी तो हम वहां पर रुपया लेके तो उन चीजों को खरीदने नहीं जाएंगे। सपोज दैट हमारे को अगर अमेरिका से कोई सामान खरीदना है तो हम अमेरिका में रुपया तो चलेगा नहीं, वहां डॉलर चलेगा। तो हमें विदेशी मुद्रा ना बहुत बड़े लेवल पर कर्जा लेना पड़ता था। अब सरकार की कोशिश ये रहती थी कि वो जो विदेशी मुद्रा हमारे को बहुत मुश्किल से मिला है या जो हमारे को उधार मिला है उस विदेशी मुद्रा को हम बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहते थे। यानी जो बहुत जरूरत की चीजें होती थी हम उस विदेशी मुद्रा से सिर्फ उन्हीं को खरीदते थे। यार देखो, विदेशी मुद्रा आपको बहुत मुश्किल से विदेशों से अर्जित हो रही है, यानी बहुत मुश्किल से आप विदेशों से क्या कर रहे हो, उधार ले रहे हो। क्योंकि हम अपना सामान तो अमेरिका को बेचते नहीं थे लेकिन अमेरिका से हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती थी जिसकी वजह से हमें डॉलर की जरूरत पड़ती थी। अब डॉलर हमें अमेरिका कैसे देगा? डॉलर हमें अमेरिका उधार ही देगा क्योंकि वो तो हमसे कुछ सामान खरीद नहीं रहा। अब उस डॉलर से हम क्या करें? या तो हम अमेरिका से खाने पीने की चीजें खरीद ले या फिर हम अमेरिका से जो औद्योगिक वस्तुएं होती है, इंजीनियरिंग वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं खरीद ले। तो बड़ा सोच समझकर विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता था क्योंकि विदेशी मुद्रा जो हाथ में सरकार के आता था बहुत लिमिटेड होता था। तो
सरकार ने आयात प्रतिस्थापन के पीछे जो सबसे मेन मकसद था सरकार का, वो ये था कि जो विदेशी मुद्रा हमारे को उधार विदेशों से मिल रही है उसका बहुत सोच विचार करके खर्च करना, उसकी बचत करना, यह सबसे मेन पर्पस था। विदेशी विनिमय का प्रयोग विकास संबंधी आयातों के लिए करना था। विकास संबंधी आयातों से अभिप्राय उन प्लांटों और मशीन के आयात से है जिनका विकास आवश्यक है परंतु तकनीक के अभाव अथवा निवेश की कमी के कारण इसका उत्पादन देश के भीतर नहीं किया जा सकता। हम विदेशी विनिमय जो हमें अमेरिका से उधार मिल रहा था, मान लो डॉलर हमें अमेरिका से उधार मिल रहा था, अगर हम उसका इस्तेमाल अनाज खरीदने के लिए करेंगे, यार अनाज तो हम अपने देश में भी उगा सकते हैं तकनीक वगैरह अच्छी करके, अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल अनाज खरीदने के लिए कर लेंगे तो हम मशीनें कहां से खरीदेंगे, क्योंकि मशीन तो हमारे देश में ऑप्शन ही नहीं है। जब तक हमारे देश में मशीन प्लांट ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो उद्योग लगेगा कैसे। तो भारत सरकार ने इस चीज को समझा और भारत सरकार ये चीज समझ गई कि जब तक हम आयात प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, यानी छोटी छोटी चीजें तो यार हम खुद ही बनाएंगे ना, अगर छोटी छोटी चीजें भी हम बाहर से मंगवाने लग गए तो हमारा सारा विदेशी विनिमय जो है, जो हमें उधार इतनी मुश्किल से मिल रहा है, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सरकार ने इस चीज को समझा और सरकार ने विदेशी विनिमय को सिर्फ खास चीजों के ऊपर ही खर्च करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों को देश के अंदर बनाना जरूरी था, क्योंकि इसी से हमें हमारा विदेशी विनिमय बच पाता। विदेशी विनिमय को बचाने पर अधिक महत्व दिया, ना कि विदेशी विनिमय को अर्जित करने से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1950 से 1990 में आयात प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी विनिमय को बचाना, ना कि ज्यादा विदेशी विनिमय को अर्जित करना। ठीक है, अब आते हैं, सरकार आयात प्रतिस्थापन यानी आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के द्वारा घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी संरक्षण देना चाहती थी। यहां पर दो बातें बता दी इन्होंने आयात प्रतिस्थापन के बारे में। आयात प्रतिस्थापन के अंदर हमने क्या करा, आयातों को प्रतिबंधित करा, जो सामान बाहर से आ रहा है उसको हमने रोक लगाने की कोशिश करी, यानी हमने कम मंगवाने की कोशिश करी और हमने कोशिश करी कि जो सामान हम छोटा मोटा बाहर से मंगवा रहे यार अपने देश के अंदर ही बचा ले, ताकि जो पैसा हमें विदेशों से बहुत मुश्किल से उधार मिल रहा है उसका इस्तेमाल हम जरूरी मशीन प्लांट ऐसी चीजों पर करें जिनका निर्माण हमारे देश में हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमने इस पीरियड के अंदर जो आयात प्रतिस्थापन अपनाया उसमें हमने विदेशी विनिमय को बचाने पर ज्यादा कोशिश करी, ना कि विदेशी विनिमय को अर्जित करने की हमने कोशिश करी। ठीक है, और हमने आयात प्रतिस्थापन करा, हमने अपने देश के अंदर, हम चाहते तो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश के अंदर बुला सकते थे। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई आप हमारे देश में आओ, हमारे देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां लगाओ, जैसे आज होता है विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही है, इंडिया के लेबर का इस्तेमाल कर रही है, रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, हमारे लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है, कुछ लाभ कमाती है, अपने देश में लेके जाती है। हम पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी 1950 से 1990 में नहीं अपनाया। भारत के उद्योगों को फलने और फूलने का पूरा मौका दिया, यानी कि विदेशी कंपनियों को आने से भारत सरकार ने इस पीरियड के अंदर रोका, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना चाहा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। अब जरा हम समझते हैं आयात प्रतिस्थापन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदम, प्रशुल्क जिसे हम लोग टैरिफ भी कहते हैं, और कोटा द्वारा आयातों को संरक्षण। आयात प्रतिस्थापन यानी ये कहता है कि आप जो सामान छोटा मोटा विदेशों से मंगवा रहे हो यार उसको अपने देश में ही बनाने की कोशिश करो, और कुछ खास चीजें जिनका निर्माण आपके देश में संभव ही नहीं है, जैसे प्लांट हो गया, मशीन हो गया, क्योंकि आपके पास तकनीक का अभाव है, सिर्फ उन चीजों को बाहर से खरीदो। जो पैसा विदेशों का आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है उसका आप सोच समझ कर इस्तेमाल करो, ये कहता है हमारा आयात प्रतिस्थापन। लेकिन आयात प्रतिस्थापन को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ छोटे मोटे कानून भी बनाए, और इनमें से दो जो प्रमुख कानून वो है हमारा प्रशुल्क यानी टैरिफ, और दूसरा हमारा कोटा। अब ये प्रशुल्क यानी कि टैरिफ और कोटा क्या कहता है। प्रशुल्क यानी टैरिफ कहता है कि जो सामान विदेशों से आ रहा है उसके ऊपर ना हैवी टैक्स इंपोज कर दो, ऑटोमेटिकली वो सामान हमारी मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और जब सामान महंगा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी चीजें जब उसका जब रेट बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर अपने आप बिकना कम होगा। ये कहता है कौन, टैरिफ। इससे सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने की कोशिश करी, यानी कि जब विदेशों से आने वाला सामान महंगा मिलेगा तो कुल मिलाकर सरकार जो लोग होंगे अपने देश की चीजों को ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और कोटा क्या कहता है, कोटा कहता है कि भाई विदेशों से जो सामान आ रहा है ना उसकी एक लिमिट फिक्स कर दो। विदेशों से जो कपड़े आ रहे हैं जिस क्वालिटी के भी, विदेशों से जो फर्नीचर आ रहा है, विदेशों से जो खाने पीने की चीज आ रही है, उसका एक कोटा फिक्स कर दो। मान लो हमारे देश की भी एक कंपनी है जो कपड़ा बेच रही है और विदेशों से भी हमारा कपड़ा आ रहा है, तो हमने उसका रिजर्व कर दिया कि सिर्फ आप मार्केट में 50% ही मार्केट में यानी इतना कपड़ा ला सकते हो। हमने एक लिमिट फिक्स कर दी, आप इतना कपड़ा मार्केट के अंदर। हमने क्या करा, हमने मार्केट की डिमांड निकाली कि मार्केट डिमांड इतनी है, ठीक है, कपड़े की,
मिलेगी। और हमने बोला कि भाई आप सिर्फ इसका 50% ही यहाँ पर बेच सकते हो, 50% हमारी इंडिया के जो लोग होंगे, इंडिया की जो कंपनियां होंगी वो बेचेगी। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आयात प्रतिस्थापन होने लगेगा। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रशुल्क और कोटे का सहारा लिया। प्रशुल्क के अंदर आयातित वस्तुओं के ऊपर ज्यादा कर लगाया, जिससे आयातित वस्तुएं महंगी हो गई, जिससे आयात पर कमी होने लगी। और कोटा के अंदर जो आयातित वस्तुएं थी उनकी हमने अधिकतम सीमा तय कर दी कि इससे ज्यादा सीमा हमारे देश में लाकर आप नहीं बेच सकते हो। टैरिफ यानी कि प्रशुल्क, टैरिफ और कोटा दोनों आयातों को प्रतिबंधित करते हैं और इस प्रकार विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उत्पादकों को संरक्षण भी देते हैं। ठीक है, प्रशुल्क के अंदर सरकार ने विदेश की वस्तुओं को महंगा करा, जिससे हमारे देश का सामान मार्केट में प्रमोट हुआ, हमारे देश का सामान मार्केट में सस्ता हुआ। दूसरा, कोटे के सहारे सरकार ने विदेशों से आने वाली वस्तुओं के ऊपर एक लिमिट सेट कर दी, जिससे हमारे देश का सामान मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिक सके। यानी कि दोनों ही पॉलिसी इसलिए बनाया गया ताकि हम अपने घरेलू उत्पादों को संरक्षण दे सके, यानी घरेलू कंपनियों को हम लोग क्या दे सके, संरक्षण दे सके। ठीक है, तो ये दो मुख्य बातें हो गई। तो यहां पर हमारा जो विदेशी व्यापार का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। आपको कुल मिलाकर याद रखना 1950 से 1990 में भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन का सहारा लिया था, यानी आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को अपनाया था। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।